ईरान उसको ना काउंटर कर पाए, क्योंकि देखो इफ दे डू अ नेवल आई एम अज्यूमिंग दे विल आल्सो मूव सम काइंड, ठीक है, भले शिप मूव कराएं या नेसैम कहते हैं ना, वो जो गाड़ी छोटी छोटी क्यूआर सैम जैसा इनका एक, आई थिंक नेसैम नाम है उसका, वो मूव कराएंगे, तो उसमें एक थार थार एयर, थार तो बहुत बड़ा है ना, थार तो S-400, इनका क्विक डिफेंस वाला कौन सा है, आई थिंक नेसैम है, इंडिया को profit है इन्होंने। नहीं, उन्होंने और किया था ये वो उसके एक्चुअल मिसाइल AIM-120 आता है। राइट राइट, कंटिन्यू। हाँ, प्रोबेबली वैसा कुछ ये मूव कर सकते हैं, वो एक एयर डिफेंस विंडो देने के लिए, बट उनका इश्यू वो नहीं है, उनका इश्यू है जो उनके सराउंडिंग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, दे कैन नॉट सर्वाइव एनी मिसाइल्स फ्रॉम ईरान एनीमोर। जो सऊदी में हुआ, अल जुबैल नाम है आई थिंक जगह का, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, दैट इज समथिंग व्हिच एवरीवन हैज टू सी। भाई वो अटैक का जो वीडियो, पहली बात तो किसी को पता है नहीं पता, सऊदी ने बैन कर रखा है वीडियो बाहर निकलने से। वहाँ पे उन्होंने ट्विटर वुटर के पे लॉक लगा रखे है, और वहाँ पे वो लोगों को बोले कि कोई इसका वीडियो लीक नहीं करेगा। वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी अभी भी क्लियर इमेजेस नहीं आई हैं, बट वहाँ का डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, एंड इट एक्चुअली शोज़ कि भाई ये सऊदी का एयर डिफेंस कुछ भी नहीं है। और सऊदी में मुझे ऐसा लगता है, मेरी कल ही हम लोग थोड़ा एक डिस्कशन कर रहे थे, इफ टुमारो क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली अटैक कर देते हैं, मान लो ईरान पे लैंड अटैक करते हैं, तो जो हूतीज़ है दे विल अटैक सऊदी, एंड दे कैन गो फॉर मक्का मदीना। अभी मक्का मदीना को डिफेंड करने के लिए कौन आएगा? हमारा नेबर आएगा। हमारे नेबर की औकात कुछ करने की, बॉडीगार्ड। क्या? अरे मैं उसे बॉडीगार्ड कहता हूँ, हाँ, बॉडीगार्ड। वही वो दलाल वो आएगा, उनकी कोई औकात नहीं है। पहली बात तो ना, और मुझे जेन्युइनली मैं एक और बात बताता हूँ, वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए आ सकते हैं, वो लैंड अटैक में कभी नहीं घुस सकते पाकिस्तानी। भाई लैंड अटैक में ना एक मेरे को वीडियो मिल गया, मैं लगाऊँगा, इनके एक रिटायर्ड एयरफोर्स के जनरल ने बताई थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था, उससे पूछा था मीडिया में किसी ने कि व्हाई आरंट वी अलाउइंग कतर, यूएई एंड सऊदी टू जॉइन अस इन दिस असॉल्ट, व्हाई इज ओनली यूएसए एंड इज़राइल डूइंग इट? तो उसने बात बोली, यार थिएटर डिवाइड होता है। अगर अभी आपने सडनली सऊदी को बोल दिया कि सऊदी घुस जाए बीच में लड़ाई में, तो सऊदी को आपको पार्ट काट के देने पड़ेंगे। फिर सऊदी जनरल और अमेरिकन जनरल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होनी पड़ेगी। देन वी विल हैव टू मेक श्योर कि आवर जेट्स डू नॉट गेट इनटू दैट एयर एरिया जहाँ पे सऊदी के जेट्स घुस रहे हैं। और ये सेम लैंड के लिए भी होता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान लैंड इन्वेजन में इनकी मदद करेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता भाई। उसमें क्या पता इज़राइल गलती से पाकिस्तान के बंदे मार दे, फिर इनमें अलग ड्रामा शुरू हुआ कि हाय हमारे बंदे मार दिए। ये जाएगा तो डिफेंड करना जाएगा, और जिस टाइप के ये लोग हैं, मुझे नहीं लगता है डिफेंड कर पाएँगे हूथीज़ के अगेंस्ट। हूथीज़ को पता है वहाँ पे क्या है। हूथीज़ आर बैटल हार्डेड, पाकिस्तानीज़ आर नॉट बैटल हार्डेड एज़ कंपेयर टू हूथीज़। ये वहाँ जाके भी अपना चूतिया कटेंगे। और याद रखना, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने डिफेंस मेटक्स की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कहते हैं कि ये शायद अपने एयर डिफेंस दे दे सऊदी को। ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता उनको एयर डिफेंस। अमेरिका मानेगा ही नहीं कि चाइनीज़ एयर डिफेंस उनके इलाके में आ जाए, जहाँ पे उनका एयर कवर है। चांस ही नहीं कभी आ जाए। मैं आज बता रहा हूँ, वो कुछ भी हो जाए कभी नहीं आने देगा, और पाकिस्तान दे भी नहीं सकता, इनमें खुद तो बचे ही नहीं है। आधे तो इनके रडार और C2 नोड्स हमने डिस्ट्रॉय भी किए थे। नहीं है इन पे कुछ कैपेबिलिटी ऐसी। हेलो अर्नब भाई। राग मैं आपकी तरफ आता हूँ, 2 मिनट रसमलाई। राग आपकी तरफ आता हूँ, थोड़े मुझे एक अर्नब से सवाल है। आप मेरे सवाल होने के बाद आप बोलना। अर्नब मुझे बताइए एनालिसिस किस तरह से लग रहा है कि मुझे लगता है कि भाई ट्रम्प को चाहिए था फेस सेविंग, और जो भी उसके तरफ से एग्री नहीं कर रहे थे ना ग्राउंड इमेजिंग के लिए, जो भी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या जो भी हो, उनको सारे को उनको निकालना उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट थिंग। उसके बाद उसे नज़र आया कि भाई यहाँ से मैं नहीं बच सकता, तो उसने उसके बॉडी का टू जो फील्ड मार्शल को बोला चलो आप मीडिएशन करना स्टार्ट करो, और एक्चुअली फील्ड मार्शल को भी क्या चाहिए था, नाम चाहिए था। तो उसने वो भी कोशिश की, पर वो एट द एंड वो भी नहीं चल रहा कि अभी अभी ट्रम्प इस तरह से ही, मतलब उसने ये डिसाइड किया कि भाई चलो भाई इनको हम हरा तो नहीं सकते, लेकिन जब भी वो तो फिर हम क्या करेंगे, उनको ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं। जितना वो फिर जितनी धमकी दे रहा है, वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में दे रहा है कि वो एनर्जी प्लांट पे हमला करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला करेगा। ये चीज़। नंबर 2 प बात इस पे आती है कि क्या यार भूल ही गया मैं। मैं एक बात बताऊँ, अभी तक हुँ, मैंने लाइफ में किसी वर्ल्ड हुँ, लीडर हुँ, को इतनी हुँ, बकवास करते नहीं सुना, जितनी ट्रम्प ने की है। पता नहीं, हुँ, आई थिंक पीपल हैव मिस्ड दिस पॉइंट। जो हुँ, अभी इसने बोला है ना, वी विल हुँ, डिस्ट्रॉय दिस सिविलाइजेशन, ये तो फिर भी बोल सकता है।
द वर्स्ट पार्ट जो मुझे लगता है, जो एक्चुअली किसी भी वर्ल्ड लीडर को नहीं हुँ, बोलना चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री का, वो है जो उसने हुँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट के लिए बोली थी कि अपनी बीवी से मार खाता है ये। भाई खाता है, नहीं खाता वो उसके घर का मामला है। ये हुँ। बात बोलने की नहीं होती। जो वर्ल्ड का की बिगेस्ट कंट्री का प्रेसिडेंट ये बकवास करे तो बीवी से मार खाता है। इट जस्ट शोज़ कि उस बंदे की मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है? और वो प्रॉपर डिक्टेटर बना हुआ है। हाँ, दूसरी दूसरी एक चीज़ और ना मुझे याद आ गया कि एक्चुअली ट्रम्प को अब रियलाइज़ हो गया कि अब ये ईरान को नहीं हरा सकते, तो उसने जो भी अमेरिकन जनरल्स हैं उन्होंने एक नया प्लान डिसाइड किया है कि चलो अभी ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे उठा के लेके जाएँगे। तो वो भी जो पायलट वाला ड्रामा देखा तुमने जहाँ पे उन्होंने 2 से 30 तो उस मुझे लगता है कि उस तरह से वो एक्चुअली एक उन्होंने झलक दिखाई कि वो जय भाई चीज़ भी वो जस्ट कर वन सकते हैं। थिंग, एक तो मुझे लगता है कि वो हुँ, यूरेनियम एनरिच चुराने वाला पूरा ही मतलब मीडिया कवर है। इट वाज जस्ट एन एम्बैरेसमेंट कि उनका फाइटर जेट नीचे गिर गया एंड दे हैड टू डू अ सर्च एंड रेस्क्यू। एंड दूसरी बात आई वांट टू आस्क एआरएस। नहीं, नहीं पायलट हाँ, तो गिरा था एआरएस वहाँ को एक पे चीज तो पूछना था उसको मुझे। रिकवर किया था उन्होंने। एक्चुअली आई हैव हुँ। स्टार्टिंग ऑफ द वॉर से वी आर गेटिंग अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इसराइल फ्रंट। आई मीन आई नो दे आर गेटिंग पाउंडेड बाय ईरान, बट अभी क्या सिचुएशन है? लाइक आर दे स्टिल रिसीविंग दोस? भाई हमारा ना एक बंदा इज़राइल में बैठा हुआ है इस समय, वो आता है स्पेसेस में। उसने मुझे मुझे बोला था हर दिन मिसाइल आके गिरता है, एंड जस्ट टू लेट यू नो, इज़राइल इज़ वेरी गुड एट हाइडिंग नंबर्स, ठीक है? करेक्ट। People do not talk about it enough, but Israel is also somewhat close to a military state, क्योंकि उनकी फौज को आई मीन सरकार कोई भी आ जाए, मिलिट्री एक ही रहती है उनकी। और क्योंकि इज़राइल का साइज़ बहुत छोटा है ना, तो इज़राइल इज़ वेरी गुड एट कवरिंग थिंग्स अप। अभी मैं पूछ थोड़े रहा हूँ दिन कि पहले एक आर दे न्यू एबल टू इंटरसेप्ट, क्योंकि मुझे इतना Oh याद है no, not at all, इंटरसेप्ट। not at all. They were able to intercept few missiles, but जब से cluster ammunition शुरू हुई है, they cannot intercept anything. And plus इनके actually ballistic missile जो अब आ भी रहे हैं ना, पूरा जो थोड़े बहुत पुराने वाले जो एक आध मॉडल पुराने वाले फायर कर रहे हैं, even they are also not being able to intercept them. वो या है। बट ईरान ईरान का भी रेट ऑफ फायरिंग कम हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट हाउ? यार रेट ऑफ फायरिंग कम नहीं होता है। ईरान में भी जो मिलिट्री प्लानिंग है, दे आर इंटेलिजेंट। अगर वो एक साथ फायर कर देना काफी कुछ, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकेशन बाहर आ जाएगी। ईरान इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। अभी तुम एक ही दिन में तुम पे मान लो 100 मिसाइल है, तुम एक ही दिन में 20 मार दो, तुम्हें पता है यार फैक्ट्री से डिस्ट्रॉय हो गई हमारी। तो देयर इज नो पॉइंट इन फायरिंग 20 इन अ डे। इट वुड बी बेटर इफ यू फायर, चलो लेट्स फायर 5 मिसाइल्स टुडे, we'll fight two another at tomorrow morning, and again उसके बाद हम 3 मिसाइल उसकी रात को मारेंगे। हम 5-5 मिसाइल में करके मारेंगे, जिससे हमारा एटलीस्ट 20 दिन तो चले, है ना? वो लॉजिक है उसका। वो ईरान का रेट ऑफ फायर तो लॉजिकली कम हुआ है। बट ये देखो ना, सऊदीज़ में तो मार रहे हैं। ये अल जुबैल पे उन्होंने 2 मारे, दोनों में ही उन्होंने आग लगा दी, है ना? तो वो ईरान इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए इनको इतनी प्रॉब्लम हुई है। ट्रम्प हाउ की आर ना दे एबल बात। टू डू इट? एयर स्पेस में तो इसराइल एंड यूएस हैव सुप्रीमेसी, सो आरंट दे एबल टू Ballistic सर्च? missile cannot be stopped by airspace ना। How will they stop a ballistic missile? बिट्स 2 मिनट हमारे पास अभी रैक का भी क्वेश्चन है, वहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली मैं स्पेस को कहना चाहता हूँ, एक अर्नब है हमारे, अर्नब सिंह स्पेस में एक बहुत बड़ी अरे अरे हस्ती है। एक्चुअली सब लोग अरे उन्हें नहीं फॉलो जय कर भाई, दो। शाह मेरा दोस्त है अर्नब, जय भाई क्या भाई। Hi, हेलो उसे हेलो फॉलो hi, करो Nav. यार How are अर्नब। you, bro? Nice to meet you. हेलो भाई हेलो। बहुत अरे बड़ी हस्ती है अरे अर्नब जय शाह। भाई, नहीं Hey, नहीं। nice to meet you. हेलो हेलो अर्नब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। रसमलाई 2 मिनट राक हाँ, के पास आते हैं, अ, उसके बाद आपकी तरफ। हेलो भाई, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो कि ये जो अगर ट्रम्प लैंड असॉल्ट शुरू भी करता है तो ये कितना फिजिबल है कि वो कर पाएगा, कितनी देर तक कर पाएगा। एंड क्या कहते हैं, अभी जो पायलट रेस्क्यू में मिशन हुआ था, न्यूज तो ये भी आ रही है कि उसमें भी इनके 40-50 बंदे मरे हैं। क्या ये भी ठीक है? एक्चुअली ग्राउंड असॉल्ट वो करेगा, ग्राउंड पे ग्राउंड इन्वेजन तो 100% वो हारने वाला है। वो शॉर्ट टाइम के लिए कर सकता है, 1-2 दिन के लिए किसी टाउन पे, या जहाँ पे वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट अगर वो वहाँ पे से को चुराना है तो वो चीज़ें कर सकता है। ग्राउंड असल्ट करेगा, 100% हारेगा। और जो पायलट इन्वेजन था एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने जेट लॉस हुए, लेकिन एक भी बंदा उनका मरा नहीं वहाँ पे। बट मैं ओके। एक ग्राउंड रसमलाई आप इन्वेजन पूछिए। पे एक बात बोलूं। मैं एक ग्राउंड इन्वेजन देखो, ग्राउंड इन्वेजन में अमेरिका विल अमेरिका स्टिल माइट बी एबल टू सस्टेन, क्योंकि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो उनकी नेवल शिप्स भी एयर कवर प्रोवाइड करेंगी। प्लस जैसे मैंने बोला, जो उनके नासराम या जो भी उनके क्यूआर सैम के बराबर की बैटरीज हैं, वो डिप्लॉय कर सकते। द इशू कम्स विद सऊदी, इफ अमेरिका अटैक्स ईरान इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड इन्वेजन,
तो Houthis will attack Saudi and Iran will start targeting Middle East. उसमें उन कंट्रीज़ पे जो प्रेशर बनेगा ना, वो इन रिटर्न अमेरिका पे बनेगा, उसमें फिर अमेरिका विल हैव टू बैक आउट। ईरान ने ना जो गेम किया वो मतलब ये स्ट्रैटेजिकली एक मास्टरपीस है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट जितना उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में धोया है ना, वो एक्चुअली बड़ा वो है कि यार फक ऐसा मार दिया, क्योंकि अब वो इनडिस्क्रिमिनेट फायर कर रहे हैं भाई। जो इन्होंने सऊदी के उस पे मारा है, इट अमेरिका हैड नथिंग टू डू विद इट। वो तो सऊदी उल्टा उससे तो नुकसान थोड़ा इंडिया को हुआ, क्योंकि वहां पे जो फर्टिलाइजर बनता था वो इंडिया में भी आता था। बट उन्होंने फिर भी मारा है कि भाई सऊदी को चोट लगेगी तो दे विल प्रेशराइज अमेरिका। और मैं आज बता रहा हूँ, अगर मक्का मदीना पे की तरफ अटैक होता है, पूरा सारे इस्लामिक कंट्री मिलकर अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि भाई वॉक आउट ऑफ ईरान। तुम ना उसपे सस्टेन कर पाओगे ज्यादा टाइम तक के लिए, ना हम सस्टेन कर पाएंगे। हूथीज आर वेरी बैटल हार्डेड। हूथीज की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे और अगर वो एक्चुअली उतर गए लड़ाई में, तो भाई वो कर लेंगे। उन्होंने पहले भी एक बार कर रखा है, 1980 में किया था या कौन से साल में किया था याद नहीं आ रहा मुझे। बट उन्होंने एक बार किया है, वो तब खाली करवाने के लिए ना इनको फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस बुलानी पड़ी थी और उनको फिर कन्वर्ट करना पड़ा था इस्लाम में, फिर उनको भेजा था। पाकिस्तानीज को भी नहीं बुलाया था इन्होंने, क्योंकि उनको डाउट था कि पाकिस्तानीज भी कुछ आके इनको निकाल नहीं पाएंगे। तो तो इसका वो मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब अभी क्या कहते हैं, हमारा फ्यूल क्राइसिस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ खत्म होने वाला नहीं, गवर्नमेंट एक्चुअली फोकस कर रही है कि हाँ, फ्यूल इंडियन गवर्नमेंट क्राइसिस कर ना रही हो। है। देखो इंडियन ये वाली गवर्नमेंट ये बहुत जो कमाल है। दलाली है ना, वो एक्चुअली उस पे फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का जय सर, फोकस sorry to है interrupt सप्लाई में। you. Sorry to interrupt you. I have a question. Can we see some surge in the prices after election, Bengal election, Assam election? Yeah, we can see that, Shah. Oh. Actually, that is the right question you have asked. So, I guess government is not increasing fuel prices just because of elections are coming. Bihar elections is on card, right? So this is the valid point. Jack, can I ask question to Arnav? शाह, मुझे एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना है, मैं ड्रॉप ऑफ करूँ भाई? भाई Arnav, तुम क्या मैं ड्रॉप कर क्वेश्चन जाओगे तो स्पेस ही ड्रॉप कर जाएगा, ये तो मुझे कोई जानता भी ना जो इतने लोग बैठे हैं। चलो यार, कोई किसी को दे दो, अर्नब चलो को दे ठीक दो है, नहीं नहीं स्पीकर। आप जाओ, फिर हम क्रिकेट की बातें कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। जय सर, थैंक्स अलॉट, आप स्पेस में आए। अर्नब भाई बहुत थैंक यू भाई, सबका जो आए आप स्पेसों में, बहुत बहुत जय सबका। एक क्वेश्चन पूछना अर्नब साहब, एक क्वेश्चन पूछना अर्नब से। हाँ हाँ भाई पूछो, जय भाई रुक जाएंगे। सॉरी, अर्नब से पूछना है, अर्नब से। अरे तो पूछ लो ना, वो बैठे हैं। अर्नब एक्चुअली हेलो, मैं मेरा नाम वैसे रोहित है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं काफी उसी पे मतलब मेरा फोकस रहता है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होते हैं कभी कोई वॉर वगैरह होता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म ये वॉर नहीं चलता है, मतलब अभी कुछ टाइम के बाद अगर अमेरिका, जैसे आपने कहा कि यूरेनियम लेकर के वो भाग जाएगा, मतलब चुरा के लेके चला जाए, तो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, क्योंकि ईरान तो सस्टेन कर जाएगा ना, मतलब उसके बाद उसके पास अगर इनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहेगा, इनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहेगा, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे इकोनॉमिक वाइज जो अभी हमको। टोक्सी एक्चुअली ईरान की पावर यूरेनियम या न्यूक्लियर इसमें नहीं है, ना ही उनके पास एयरफोर्स है। उनकी पावर है प्रॉक्सीज, उनकी पावर है जो मिलिशिया ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप है सारे मिडिल ईस्ट में वो। और तीसरी पावर है उनका ड्रोन, बहुत ताकतवर ड्रोन ड्रोन उनके पास शायद है ना। इन्हें तो इकोनॉमिक शायद क्या ड्रोन रहेगा ही जो एक्चुअली। जो सऊदी अरब और जो बहरीन या कतर या फिर जो थे दुबई वगैरह, उनका इकोनॉमिक क्या इनको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा उनपे। भाई ईरान की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी आए हैं, वहाँ पे से लोग बहुत अमीर है ईरान में कंपेयर टू इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई इश्यू आने वाला है, क्योंकि जहाँ पे ऑयल देखिए है, जहाँ पे इन रिसोर्सेस है, वो और ऑब्वियसली भाई वो अमीर ही लोग होते हैं वहाँ पे। अमीर तो लोग हैं वहाँ पे, वो कोई डाउट। और ईरान के पास इतने सैंक्शंस होने के बाद भी उनका जीडीपी पर कैपिटा हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं कंपेयर टू ए, इंडियंस। एक ना एक स्मर्की साइंस आए होंगे, आप उनके पास माइक दे देना, वो भी क्या काफी नाम है? बताएंगे। स्मर्की स्मर्की आपको दिख जाए, राहुल गांधी की डीपी लगा रखी होगी ओके, उन्होंने। लगा दिया कांग्रेस स्मर्क। ही नहीं है लेकिन वो। अच्छा चलो मैं अर्नब, मैं ड्रॉप करता हूँ, बाय। हेलो बाय जय हेलो भाई। अर्नब भाई। तो एक एक सेकंड यार, मैं बस ट्रू की कोई बात बताऊं यार। एक ना लोग बोलते हैं वो यूरेनियम चुरा के ले जाएंगे यार। यूरेनियम अब कोई मतलब कुछ ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी एक वॉलेट रखा है कोई चुरा लेगा उसको। यूरेनियम की मूवमेंट कराने के लिए काफी चीजें लगती हैं। आप उसका ऐसी हवा में बस बैग में डाला लेके चले, ऐसा नहीं होता। उसकी मूवमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक वो प्रॉपर ऑन ग्राउंड बंदा बैठा ना दे अपने, उनकी खुद की सरकार आपकी मदद ना करे। और वो नहीं मान रहे फिलहाल के लिए, वो ईरान क्यों मानेगा उसके लिए। और यूरेनियम की बात भी नहीं है यार, लेट इट बी। अमेरिका हैड नो फाइनल गोल, उनको लगा कि खमेनी मरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खमेनी मरा,
इट वाज़ ऑफ नो यूज़। अभी उनका मेन गोल ये होना चाहिए, अगर मैं अमेरिकी प्रेज़िडेंट हूँ, तो मेरा मेन गोल ये होना चाहिए कि ईरान में मिसाइल डिफेंस या मिसाइल प्रोजेक्ट सारे बंद होने चाहिए, जो ईरान कभी नहीं मानेगा, उसके लिए आपको फुल डिस्ट्रक्शन चाहिए। और वो पहले भी नहीं मान रहे थे उस चीज़ के लिए, कैसे होगा? अच्छा, एक ना आकाश सर आए होंगे, आप उनको भी दे देना माइक, वो भी बहुत काफ़ी जानते हैं इन बारे में। तो हाँ, अर्नब सर एक बात बताओ कि जो हम यार लोग सर देखते मत बोल मेरे भाई, क्या हैं, अर्नब सर भाई मत चलो, बोल। अर्नब भाई एक बात बताओ, जैसे यूएस कहता है कि उनका कभी पेट्रो हमें सर डॉलर, न कहा है तुमने रोहित भाई। तो भाई हो यार, तुम ही ने बोला था मुझे भाई बोलना। ठीक है, अर्नब भाई एक बात बताओ, पेट्रो डॉलर यूएस का मतलब गुमान रहा है कि वो उसको लेकर के चलते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर वो कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, अगर मान लो वो इन्वेस्ट लेके चले गए, सपोज करके चले गए, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं रखा, तो उनको वो झटका पेट्रो डॉलर पे लगना है, क्योंकि अभी भी ईरान जो है वो कह रहा है कि युआन में हम ट्रेड करेंगे, मतलब जो तेल बेचेंगे उसमें करेंगे। तो फिर चलो ठीक है, उनका गोल तो अचीव हुआ नहीं ना, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे वो, पेट्रो डॉलर भाई तो चला गया ना उनका। उनका एंड गोल क्या है ना, वो मुझे समझ नहीं आया अभी भी। उनका एग्ज़ैक्ट एंड गोल कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनको पहले से पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इश्यू आएँगे, हाँ, वॉइस चली गई अर्नब भाई। है ना? तो अच्छा, आ गई, आ गई, आ गई, कहता आ कि गई, हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? आ रही, आ रही। मैं ये कहता कि अमेरिका का फाइनल गोल मुझे भी समझ नहीं आया। उनको शायद इतना नहीं ल वो बोल तो रहे थे कि कई-कई महीने चलेगी, बट वो इतना नहीं सोच के चल रहे थे। उनको लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो डिफेंड कर पाएँगे। बट अब यार नहीं कर पाए। ये ईरान स्टार्टेड टारगेटिंग शिप्स, जिसमें आई थिंक कुछ इंडियन सेलर्स भी मरे हैं, तो उसमें इश्यू आया है। और जहाँ तक बात है ना पेट्रो डॉलर की, यार आपको देखने की ज़रूरत है, अमेरिका खुद भी बहुत ज़्यादा तेल निकालता है। दे आर द रीज़न व्हाई दे फर्स्ट मूव टुवर्ड्स वेनेजुएला एंड देन दे मूव टुवर्ड्स ईरान। ठीक है? उन्होंने वेनेजुएला को सिक्योर कर लिया था पहले ही। तो अमेरिका विल हैव नो इश्यूज़। भाई वर्ल्ड इकोनॉमी पे इश्यू आएगा, अमेरिका विल स्टिल मैनेज इट आउट। उनको कितना ही इश्यू आ जाएगा ना, बात वो पड़ती है। बिल्कुल वेनेजुएला क्रूड नेग्लिजिबल होगा हमारे पास आ रहा है इमीडिएटली। इंडिया के पास। अरे बट कंट्रोल तो उसपे अमेरिका का है ना, इंडिया के पास तो उसका वो आता है, क्या कहते हैं उसको, रिफाइनिंग होती है, आई थिंक रिफाइनिंग करने के लिए जो आता है, है। और एक और बात है यार, एक बार ना हमारी स्पेस में कोई एक पेट्रोकेमिकल का बंदा आया था, उसने बताया था वेनेजुएलन वेनेजुएलन क्रूड और जो बाकी कंट्रीज का क्रूड होता है, जैसे रशियन क्रूड ऑयल या जो मिडल ईस्ट से तेल आता है, दे आर वेरी डिफरेंट एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो हर चीज आप गाड़ी में डाल के नहीं चला सकते, तो दो थोड़ा फर्क है, वो भी एक चीज देखनी चाहिए। एंड जस्ट टू ऐड ऑन कि और वो जो प्यूरिफिकेशन जो होता है कुछ ऐसा, तो वो मेरे ख्याल से एक केमिकल रहता है जो ईरान में पाया जाता है। तो अगर वो उसने वेनेजुएला का सारा जो ऑयल है उस पर कब्जा भी कर लिया है ट्रम्प ने, तो उसके लिए जो केमिकल जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो अभी अर्नब भाई जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, अलग टाइप का तेल है वो ईरान में ही मिलेगा, तो इस वजह से वरना कोई यूज नहीं होगा उसका। क्योंकि पहले ईरान ही चाइन क्योंकि वेनेजुएला पूरा तेल चाइना को देता था, तो वो जो टेक्नोलॉजी है जो भी वो जी होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या टर्म होता है, बट वो ईरान में ही होता है, तो इस वजह से और है कि वो चीज भी ले ले ईरान से, तो वो जो तेल का फायदा। विस्कोसिटी कम रहती है ऑयल की। हाँ, विस्कोसिटी आए मेरा शेर, यस। यार, एक एक मेरी फाइनल में पॉइंट देता है, एक्चुअली मैं भी लीव ही कर रहा हूँ। और हाँ, विस्कोसिटी विस्कोसिटी। इट वाज नेवर अबाउट ऑयल, ठीक है? यूएसए डज नॉट गिव अ फक अबाउट वो, भाई ठीक है, सोने पे सुहागा कि वी विल टेक ओवर देयर ऑयल फील्ड्स, बट फॉर देम इट वाज नेवर अबाउट ऑयल, इट वाज ऑलवेज अबाउट इजराइल। आप कुछ भी कर लो, किसी की भी सरकार ले आओ, दे विल नेवर मूव अगेंस्ट इज़राइल बिकॉज़ दे हैव इन्वेस्टेड टू मच इन इज़राइल। भाई एक रीज़न है ना कि वो साउथ कोरिया से थार्ड की बैटरी मूव करा के मिडल ईस्ट में से इसलिए लाए बिकॉज़ दे वांटेड टू डिफेंड इज़राइल। उनको इज़राइल को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। इज़राइल उनके लिए उनके बच्चे जैसे, भाई कुछ भी हो जाए, डेमोक्रेट की सरकार भी आ जाए ना, भले ही वो एक-दूसरे से तू-तो मैं-मैं कर दे, नहीं इज़राइल ने वॉर क्राइम किया, भाई दे विल नेवर मूव अगेंस्ट इज़राइल, याद रखना एक बार। इज़राइल उनके लिए सब कुछ है उनका, और इज़राइलीज़ नो इट, इसलिए इज़राइल ने भी अपने एसेट कई जगहों पे बैठा रखे हैं। देयर आर सो मेनी सेनेटर्स, देयर आर सो मेनी पीपल इनके जो इज़राइली पेरोल पे हैं। तो इज़राइल को कोई, भाई इतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए पैलेस्टीन के सपोर्ट में, ठीक है? कितने सारे डेमोक्रेट्स ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया, एओसी ने किया, ये इल्हान ओमार ने किया, एंड एक और कौन है ये, ज़ोरान ममदानी ने किया। दे हैड ज़ीरो यूज़, ठीक है? कुछ उसकी वैल्यू नहीं है।
भाई हमेशा याद रखना, इज़राइल के अगेंस्ट कभी यूएसए में कोई मूव ही नहीं करेगा। भाई उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड करा दिया, उन्होंने सऊदी अरब्स को इज़राइल के साथ खड़ा कर दिया, तो वो खुद थोड़ी ना कभी चले जाएँगे इज़राइल के अगेंस्ट। वो पाकिस्तान को इज़राइल के साथ सेम पेज पे लेके आ गए। पाकिस्तान जैसी कंट्री को तो वो दे विल नेवर मूव अगेंस्ट इज़राइल। सो इट वाज़ नेवर अबाउट ऑयल, इट वाज़ ऑलवेज़ अबाउट इज़राइल कि भाई हमें इज़राइल को बचाना है। अभी इसके बाद कोई सरकार है, दे माइट नॉट अटैक विद इज़राइल बट मैं भी लीव करता हूँ, ठीक है? बाय-बाय। भाई ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भाई, आंसर कर पूछेंगे। हेलो हाँ, पूछ पूछ ले भाई। भाई, यहाँ पे सऊदी एंगल को क्यों निकाल रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान वांट दिस वॉर, तो चाहता है कि ईरान को पूरा मार ले। और एंड यहाँ पे शिया सुन्नी एंगल तो आता ही है। पहले तौर पे वो मोहम्मद बिन सलमान को उसका उसके बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रम्प मतलब वो भी मोहम्मद बिन सलमान भी एमबीएस भी चाहता है कि ईरान को मारे। Can I, यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है शिया सुन्नी का एंगल। Arnav, can I take this? या मैं एक से स्मृति से मैं 1 सेकंड में से इसको एक लाइन में दे के चले जाऊँ, फिर मैं एक्चुअली लीव करता हूँ क्योंकि यार मोहम्मद बिन सलमान का ठीक है, शिया सुन्नी का पार्ट है, बट इफ यू लुक एट इट ही इज़ नॉट ऑफरिंग एनीथिंग फॉर द वॉर। उल्टा वो एक लायबिलिटी बन चुका है यूएसए के लिए अभी, ठीक है? कि अरे यार इनको भी बचाना है, इन पे भी बम आके गिर रहे हैं, है ना? अ, आप देखो ना वो दलाल तो नहीं आ रहा ना उनको बचाने, तो मोहम्मद बिन सलमान can be a factor, but he is not the major factor. He is not dictating the terms of this war. वो सिर्फ इज़राइल कर रहा है, यूएसए कर रहा है। उसमें कोई और तीसरी कंट्री नहीं है कि यार अच्छा ऐसे होगी कि यहाँ अटैक, वरना तो मोहम्मद बिन सलमान खुद को डिफेंड नहीं करवा लेता, खुद के लोगों को डिफेंड नहीं कर रियाद तक में आके जो इनका ई3 सेंट्री डिस्ट्रॉय हुआ है आई थिंक ई3 था, हाँ ई3 सेंट्री था ना, हाँ। या मुझे नाम सेंट्री था, सेंटिनल था याद ये। जो मुझे सऊदी अरब से ये करेगा ना। ईरान नोस कि ये सऊदी अरब ये चाहता है कि अमेरिका उसको ठोके। MBS is very smart. He is the smartest person in the Islamic world. यार नॉट नेसेसरी यार, ऐसे ना किसी को वो नहीं बनाना चाहिए और ये तो नहीं है यार वो इतना स्मार्ट, ठीक है? इफ यू लुक एट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, उसकी भी एक फोटो निकल के आई थी एप्स्टीन फाइल में। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज गेटिंग ब्लैकमेल्ड या कुछ, बट नहीं होता यार ऐसे लाइक अपने कंट्री पे बम गिर रहे हैं, आपकी बिगेस्ट वो जो इकोनॉमिक हब कह सकते हो आप एक तरीके से अपना उसको, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही है ट्वीट्स वगैरह में कह रहे थे 12% की जीडीपी कंट्रोल करते हैं वहां से वो, वहां पे आके मिसाइल गिर रहे हैं आपके बड़े बड़े रिफाइनरीज पे आके मिसाइल गिर रहे हैं, तो इट रियली मीन्स कि आप डिक्टेट तो कहीं भी नहीं कर पा रहे टर्म्स ऑफ वॉर को, ठीक है? आप चुत तो रहे हो कहीं ना कहीं। सर सर एक फाइनल क्वेश्चन। ईरान को नहीं चाहता था कि ईरान मतलब पीस ट्रीटी आप सीज फायर कर लें? मतलब आखिर ये नुकसान तो ईरान का ही होगा। फिर अमेरिका को घंटा को कुछ नहीं होगा ईरान अमेरिका का तो कुछ यार यार सीज़फायर तो ईरान डेफिनिटली चाहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप ओमान वगैरह में के भी साथ जब ओमान वाज़ मीडिएटिंग ना तब आप पढ़ो अगर ध्यान से तो ईरान हैड एक्चुअली अग्रीड टू फ्यू पॉइंट्स, वो मान गए थे चीज़ों के लिए, बट लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि अमेरिका नेवर वांटेड टू हैव टॉक्स, दे वांटेड वॉर। दे न्यू कि ईरान को अगर आज छोड़ दिया तो कभी ना कभी तो ये बात बड़ा होके काटेगा। एंड जस्ट टू लेट यू नो यार अर्णव भाई ईरान एक मिनट, यार ये हो गया यार। आकाश भाई मणिपुर का बताना क्या हो रहा है, अपने अंदर का भी तो देख लें, थोड़ा सा बताओ आकाश भाई। हाँ, चलो मैं लीव करता हूँ, आप लोग करते ठीक है रहना, भाई, ठीक है? थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू गाइस, बाय-बाय। बाय बाय। हाँ, अच्छा नियोबी सर पहले आप बोल लो, फिर आकाश भाई लंबा बोलेंगे शायद, आप बोल लो नियोबी सर। अरे वो तो मैं समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा था, बस मैं ये कहना चाह रहा था, एक भाई ने किसी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब एसेट की जगह लाइबिलिटी बन चुका है, जो कि यहाँ पे आप इसको रिवर्स मान के चलो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है कि एसेट था पहले सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट के लिए, बट यूनाइटेड स्टेट्स लाइबिलिटी बन चुका है। भाई सऊदी अरब फंडिंग करता है, पैसा देता है, तेल देता है अमेरिका को, उसके बदले में अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहनचोद किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमको जो है आँख उठा के देख ले। जब ईरान ने जो है इनको पेलना शुरू किया तो ये जो है कि भाग खड़े हुए वहाँ से। कहाँ डिफेंड किया उसने यूएई को, कहाँ डिफेंड किया उसने बहरैन को। बहरैन में इनका जो है कि ये है नेवल पोस्ट है, आपका सऊदी में है पूरा इनका, कहाँ डिफेंड कर रहे हैं उसको। ये सारे के सारे चले गए डिफेंड करने इजराइल को।
तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो लोग ये सोच करके अमेरिकन बेस बनाने की इजाज़त इन्होंने दी थी कि चलो भाई हम तुमको अमेरिकन बेस बनाने देते हैं यहाँ पे, और तुम्हारे जो यहाँ पे सैनिक होंगे उनको हम तनख्वाह भी हम ही देंगे, तेल भी हमसे ले लो तुम, लेकिन हमारी रक्षा करना, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास वो आर्म्स नहीं है, आर्सेनल नहीं है, तो भाई हमें बाहरी ताकतों से बचा के रखना। यही डील थी इनकी। कहाँ कहाँ जो है कि डिफेंड किया अमेरिका ने ना, तो अमेरिका लाइबिलिटी हुआ ना यहाँ पे। अरे भाई ये लोग आपस में लड़ते हैं इसलिए अमेरिका वहां पे है, नहीं तो अमेरिका हाँ नहीं होते तो आपस में लड़ लेंगे। अरे उल्टी बात करो, आपस में लड़ते हैं अमेरिका इसलिए वहाँ पे आप लोग। वही चीज़ है ना कि देखो जियोपॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। अमेरिका तो वहाँ घुसा ही है। मैं ये ये उनकी लड़ाई सॉल्व करने के लिए अमेरिका घुसा है क्या? उनको तो लड़ाने के लिए घुसा हुआ है वहाँ पे। आईएसआईएस अमेरिका ने बनाया, अल कायदा अमेरिका ने बनाया। ये पहले ये सारी चीज़ें जो हम कहते थे क्या सारा ये जो है कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी अब तो प्रूव हो गई है, ऑन द रिकॉर्ड है। एपस्टीन फाइल जाके खोल के पूछो एक एक चीज़। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आकाश भाई एक मिनट, अरे एक आकाश बात भाई कहना एक मिनट चाहता रुक जाओ। आकाश भाई यार मणिपुर का बताओ यार, मैं इसी वजह से बोला आप मणिपुर का बताओ, ये तो लड़ते ही रहेंगे। क्या है मणिपुर का, क्या हुआ यार अभी? शाह भाई, मैं पहली बार आपकी स्पेस में आया हूँ मेरे ख्याल से। मेरा नाम आकाश है और बाकी जगह मैं बातचीत करता रहता हूँ। अब मणिपुर में क्या हो रहा है कि आज की जो घटना घटी है उसके अंदर में ये तो आप लोग को पता चला होगा कि एक रॉकेट अटैक से 2 बच्चे की डेथ हुई है, जिसमें कि वो एक बीएसएफ के जवान के परिवार के बच्चे थे। और ये चीज़ पूरी न्यूज़ के अंदर में वो घूम रही है। उसके बाद में आगजनी की घटना जो हुई है, उसके बाद में जो बाकी वहाँ पर क्या नाम है, अभी इंटरनेट बैन हो गया है और 3 दिन का कर्फ्यू भी लगाने के लिए बोला गया है और चीफ मिनिस्टर ने विजिट भी किया है। ये तो खबर वाली बात है। मैं आपको बैकग्राउंड की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो आपको इनसाइट मिलेगा, तभी आप लोग को भी आनंद आएगा। ये आप ये लेके चलो कि मणिपुर के अंदर में एक तो मैं एपॉलिटिकल बात करता हूँ, तो अगर मेरी बात कर किसी को लगे कि मैं किसी पॉलिटिकल साइड में जा रहा हूँ, तो ये फैक्चुअल एनालिसिस है। इट इज़ नॉट अ बायस टुवर्ड्स एनी पार्टी। आफ्टर दिस प्रेसिडेंट रूल जब खत्म हुआ था, उसके बाद में द सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया है अभी। इन्होंने क्या किया कि एक चीफ मिनिस्टर मैती वाले जो थे अपने मिस्टर युमनाम जी, उनको बनाया, और जिनका कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, और उन्होंने एक मैती और एक कुकी और एक नागा, उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर करके बनाया। ये बनाने के बाद से लेकर के काफ़ी पुश हो रहा था पीस प्रोसेस को लाने के लिए, और पीस प्रोसेस को लाने के लिए इन लोगों के बीच में बातचीत वगैरह भी चल रही थी, इंक्लूडिंग कुकीज़ के साथ में। एंड 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर गए बाय रोड। आपको पता होगा कि जो मणिपुर है, मणिपुर के अंदर में जाने के केवल 2 ही सड़कें हैं। एक नॉर्थ से आती है जो कि नागालैंड से आती है, जिसको एनएच 6 कहते हैं, और एक रोड आती है जो असम से आती है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, जिसको एनएच 37 कहा जाता है। तो एनएच 37 से बाई रोड चीफ मिनिस्टर गए इम्फाल से लेकर के, और इस रास्ते में काफी कुकी टेरिटरी और नागा लोगों का भी टेरिटरी, मतलब पहाड़ों से ही आता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत लाउड स्टेटमेंट था जो लोग मणिपुर को समझते हैं उनके लिए। क्योंकि इसके पहले जब पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के, अपने बीरेन सिंह जी, तो बीरेन सिंह जी जब बाई रोड गए थे तो उनकी कॉन्वाई के ऊपर में अटैक हो गया था, और वो उनकी गाड़ियां रुक गई थी। उसके बाद में वो कभी बाई रोड, कभी जिरीबाम तक पहुंच ही नहीं पाए, और उसके बाद वो जहाज से भी जाने की बात हुई, फिर भी नहीं गए। वो ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू द वैली, टू द मैती हॉट एरियाज, एंड ही वाज नॉट रीचिंग आउट टू अदर्स। जब वो वहां गए, जाने के बाद में इन्होंने मीटिंग्स करी, जिसमें कि जिरीबाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जिरीबाम बाकी मणिपुर से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मैती लोग नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगाली लोग हैं। बंगाली लोग जो हैं वहाँ पर, वो बहुत मतलब आज़ादी के पहले के आके बसे हुए लोग हैं वहाँ पर, तो बंगाली लोग मेजॉरिटी में है वहाँ पर, और उसके साथ में मैती सेकंड नंबर पे आते हैं। एंड देन देयर इज अ मिक्स ऑफ ट्राइबल्स ऑफ कुकी, मार और नागा, इन सब का मिक्स है। तो इट वॉज अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड टू स्टार्ट द पीस प्रोसेस। तो उन्होंने पीस प्रोसेस करी, कुकी ट्राइबल्स के साथ में मिले, वो नागास के साथ में मिले, उन लोग की जो स्थापित हो चुके थे उनको वापस घरों में बातचीत करी उन्होंने। तो उसके जैसे ही ये घटना का सक्सेस आया, आप ये देखिए कि मतलब शाम तक इस न्यूज़ के बारे में हमें पता चलता है कि चीज़ प्रॉपर हो रही है, और अगले रात को 2:30 बजे एक अकेले घर के ऊपर में, जिसमें सबको पता था कि एक ऐसा आदमी रह रहा है जो कि देश के लिए नौकरी कर रहा है, उसके घर पे रॉकेट अटैक हो गया। और रॉकेट अटैक कितनी दूरी से हुआ है? 150 मीटर की दूरी से रॉकेट अटैक हुआ है।
और ये रॉकेट जो है ये मॉडिफाइड रॉकेट बना के जो रखे जाते हैं। तो इसमें ना शक का सवाल बहुत जगह घूम रहा है। क्योंकि मैं अपना ओपिनियन, आई कीप माई सेल्फ प्रैक्टिकल इन दिस सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोलना चाहता कि इसमें कुकी इंसर्जेंट्स का, कुकी टेररिस्ट का हाथ है कि नहीं है, बिकॉज इट्स अ मैटर अंडर इंक्वायरी एज ऑफ नाउ। बट 150 मीटर तक नजदीक आ जाना और आके अटैक करना, और वो भी केवल एक घर के ऊपर में, ये नहीं कि जैसे पहले जितने मैंने हादसे देखे हैं उसमें क्या होता था कि कई दिन तक और कई दूर दूर तक स्पोरेडिक फायरिंग वगैरह चलती रहती थी, लेकिन कोई फायरिंग नहीं, केवल एक सिंगल रॉकेट अटैक एक घर के अंदर में, केवल बच्चे बने हुए हैं। ये पीस प्रोसेस को डिरेल करने का तरीका है। और ये उसके बाद से जो घटना उबली है, ऑब्वियसली गुस्सा जनता को आएगा। सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी गई हैं, सीआरपीएफ का कैंप नजदीक में था, उस पर अटैक कर दिया गया है, और अभी काफी हाई लेवल पे अलर्ट चल रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहां पर हैं, बेसिकली सीआरपीएफ, असम राइफल और मणिपुर फॉरेन डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है। ये अब तो अभी ये है। बाकी आप लोगों को अगर आवाज गई श्वेता भाई, मुझे नहीं आ रही। गई। नहीं, मैंने माइक बंद कर दिया। मैंने कहा ये घटना घटी है अभी तक। अच्छा बाकी अगर आपको किसी का आकाश कुछ भाई, पूछना अभी है तो जो आप पूछिए। एक पकड़ा गया था दिल्ली में, यूक्रेन का था या कहाँ का, ये आज ही जो पकड़ा गया जिसके वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, मतलब इट हैज जस्ट पास फ्रॉम माय आई एक्स पे ही, वो क्या, वो बंदा कौन है जो, क्या नाम है, जेफी डॉग करके, क्या एक कुछ नाम है ना उसका, एक बंदा क्या निकल रहा है मेरे। आप हाँ वैन हाँ डाइक की हाँ हाँ, बात कर वो रहे हैं? क्या वैन है? डाइक। अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये वाली जो एक कहानी है ना, इसके अंदर में मतलब आपको बहुत ही बायस्ड ओपिनियन मिलेगी पूरी मीडिया के अंदर में। और अगर आप देखेंगे तो होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये जो बंदे पकड़े गए हैं, दे आर नॉट थ्रेट फॉर आवर कंट्री, दे वर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट बर्मा या म्यांमार, बट दे वर यूजिंग आवर टेरिटरी। तो इनके ऊपर जो हमने एक्शन लिया है वो एक्शन इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी देश की टेरिटरी का यूज कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी या ग्रुप करे हमारे पड़ोसी देश के ऊपर में अटैक करने के लिए। आप उस एंगल से देखिए इस चीज को। और इसके अंदर में ये जो वैन डाइक छोड़िए, मैं तो अगर आप मेरी टाइमलाइन में देखेंगे तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं जिसको मैं कहता हूं कॉम्बैट मिशनरीज, कॉम्बेटाइज्ड मिशनरीज। तो अमेरिका और वेस्ट के अंदर में जो ज्यादातर अमेरिकन बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन के जो क्रिश्चियनिटी है, अमेरिकन बैप्टिस्ट, और ये लोग जो है इनका एक चर्च का ग्रुप भी है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो नागा और कुकी लोग हैं ये ज्यादातर अमेरिकन बैप्टिस्ट हैं। तो वहां से जो इनकी डिनोमिनेशन की जो मिशनरीज बनी हुई है, इसमें कई सारे रिटायर फौजी, एक्स डेल्टा फोर्स और एक्स कमांडोज ये बने हुए हैं। वहां से ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पर आते हैं कि हम अपने क्रिश्चियन ब्रदर्स को पढ़ाने लिखाने के लिए आ रहे हैं, बट ये क्योंकि मिलिट्री ट्रेंड भी हैं तो ये उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। और इन्होंने हायर किए हुए हैं यूक्रेनियंस या अदर पीपल। बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि दीज पीपल आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, दे वर ट्रेनिंग दिस ग्रुप ऑफ कुकी जिसको आपने सुना होगा, म्यांमार में एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट करके बनी थी, NUG, जो कि आंग सान सूकी को जब सरकार पावर से हटा दिया गया था तो उसके बाद में जो विद्रोह शुरू हुआ 2021 में, तब की बात है। तो ये उनको ट्रेन करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द म्यांमार गवर्नमेंट, म्यांमार की जो आर्मी है जिसको म्यांमार हुंता कहते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। और इंडिया हैज गॉट गुड रिलेशनशिप विद म्यांमार हुंता ऑल्सो, सो इंडिया डज नॉट वांट इट्स लैंड टू बी यूज्ड बाय देम for fighting. That is the reason. It has got no angle with the Christian country, but it has got Christian angle. Christian angle ये है कि क्योंकि ये मिशनरी एंगल से आ रहे हैं तो ये क्रिश्चियन है, मिशनरी से कनेक्टेड है इसलिए क्रिश्चियन है, बट देयर इज नो एंगल ऑफ क्रिश्चियन कंट्री। क्रिश्चियन कंट्री वाला एंगल इसमें नहीं है। Hello, can I ask some questions to Akash bhai? गो अहेड हाँ ठीक है भाई, पूछिए। आकाश भाई, मैं ये पूछ रहा था कि आपसे अभी जो बोला आपने कि Meitei peoples or Bengali peoples, can you explain that point? What do you mean by that? ओके, आप ये मान के चलिए, सी यू हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री अ बिट। बिफोर 1947 the place of northeast what is today, there was no Siliguri corridor at that point of time, and there was no Bangladesh at that point of time. So the connectivity from the main West Bengal to northeast was going through Sylhet. हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सिलहट वाला एरिया एंड त्रिपुरा, बिकॉज नेचुरल कनेक्शन वहां से बना हुआ था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर लॉट ऑफ बंगाली पीपल हु आर लिविंग इन दिस एरिया, and very less people know this, that in Assam there is a place called Barak Valley. Barak Valley is where the Barak River flows. So this Barak River has got 3 districts. It has got Kachar, Hailakandi and Karimganj. Now Karimganj का नया नाम Singhbhum है, it's called Singhbhum now.
which is bordering Bangladesh. This place has got Bengali speaking population. So they speak a Bengali which is very closer to the language of Sylhet. It's called Sylheti. They don't speak Assamese as the main language. So ये वाली जो बेल्ट है, इसी बेल्ट के कुछ लोग मणिपुर की बाउंड्री के उस पार भी रहते हैं. These state boundaries जो है वहां पर, वो स्टेट बाउंड्रीज तो बाद में बनी, बट पीपल वर लिविंग ऑल अक्रॉस. सो इट इज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ दैट पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 districts into Manipur, and they are not any kind of Rohingyas or this thing. They have been living there ancestrally. मतलब उनके रंग ढंग आप देखेंगे तो मैती लोगों जैसे भी हैं, बातचीत वगैरह वो सिलहटी में करते हैं, एंड दे पुश्तैनी वहीं बसे हुए हैं वो लोग. तो कीप इट फ्रॉम दैट एंगल, नॉट फ्रॉम एनी अदर एंगल. एंड मैती पॉपुलेशन जो है वहां पर वो 1980s की बात है. इन 1980s द म्यांमार में जो आज के जो कुकी जिनको बोलते हैं म्यांमार में, दे अटैक्ड इम्फाल and they ruled Imphal for around 7 years. So that time lot of Meiti population जो है वहाँ की जो वैली population है, they left Manipur, Imphal, and they migrated into Assam. तो आज भी अगर आप कछार डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत ज्यादा मैती लोग मिलेंगे वहाँ रहने वाले. तो दैट इज हाउ द मैती पॉपुलेशन केम इनटू बीइंग. तो ये डेमोग्राफी जो है वो मतलब 18th सेंचुरी के 1880 के बाद से डेमोग्राफी बनी है वो. तो दैट इज व्हाई यू सी दिस काइंड ऑफ अ मिक्सचर. इट इज नॉट रिलेटेड टू 1947 पार्टीशन और एनी बंगाली इलीगल इमिग्रेशन. दैट एंगल इज नॉट देयर. बट आकाश भाई, केरला मैंने के तो बारे में कुछ बोलिए, इसको गूगल केरला इज सर्च किया, सपोर्टेज. तो गूगल सर्च में तो ये दिखा रहा है कि मैती पीपल्स हैव बीन लिविंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. तो ये बात तो बोलना गलत है ना कि मैती पीपल और ओरिजिनेट फ्रॉम बंगाली. It's more like that some pockets of them are from Bengali origin, right?